हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस जितना बताया जाए उतना कम है, बिकॉज ये चैप्टर एक तरह का टूल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब ये फॉलोइंग कंटेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स का, फिर बात करेंगे एरोमेटिसिटी, देन एसिड बेस स्ट्रेंथ, एंड देन कुछ अदर एप्लीकेशंस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का, जैसे डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी एक्सेट्रा। अब व्हाट आर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट? ठीक है। अब ये वर्ड खुद ही बता रहा है कि जो भी इफेक्ट इलेक्ट्रॉन एक्सर्ट करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। अब देखो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं वो सिग्मा या फिर पाई इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ठीक है। अब मूवमेंट ऑफ दीज सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करते हैं? इन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को कॉज करते हैं। अब ये जो मूवमेंट है वो दो तरह का हो सकता है, या तो पार्शियल या फिर कंप्लीट। तो इनके बारे में हम बात करेंगे इन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स के अंदर। ठीक है। चल, अब देखते हैं एक जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है। अब एक ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर मेनली चार कंपोनेंट होते हैं। एक हमारा होता है सबस्ट्रेट, एक रिएजेंट, उससे बनता है प्रोडक्ट वाया एंड इंटरमीडिएट। अब सबस्ट्रेट क्या होता है? ये एक ऐसा स्पीशीज होता है जिसपे अटैक होता है, इट इज बीइंग अटैक्ड, इट इज बीइंग अटैक्ड। और रिएजेंट हमारा क्या होता है? अटैकिंग स्पीशीज, दिस इज आर अटैकिंग स्पीशीज। ठीक है। अब देखो, अब ये इस पे अटैक क्यों करता है? दिस अटैक मतलब रिएजेंट सबस्ट्रेट पर अटैक इसीलिए करता है बिकॉज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब जो रिएजेंट है वो मेनली दो तरह के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरे क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल को हम लिखते हैं E+ के फॉर्म में और न्यूक्लियोफाइल्स को लिखते हैं Nu- के फॉर्म में। अब देखो, अब इलेक्ट्रोफाइल कैसा है? पॉजिटिव स्पीशीज का। अब अगर ये पॉजिटिव स्पीशीज है तो अगर सबस्ट्रेट के पास नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा? वो उस पर अटैक कर देगा। हमारा न्यूक्लियोफाइल कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है, यानी हमारे सबस्ट्रेट के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो उस पर अटैक कर देगा। ठीक है। अब हमारा जो इंटरमीडिएट है इसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करती है कि भाई प्रोडक्ट कितना स्टेबल बनेगा। हम बात करते हैं मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट की, तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ही डिसाइड करती है कि आपका प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी किस तरह से आएगी। तो इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी भी हम बात करेंगे इन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से। ठीक है। चलिए, अब जो ये ड्राइविंग फोर्स है किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन का इज डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, यानी कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन का जो ड्राइविंग फोर्स है वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ही है। ओके। चल, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की। तो बेसिकली ये दो तरह के होते हैं। एक तो सबसे पहला आपका होगा परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, और दूसरे क्या होते हैं? टेम्पररी। अब परमानेंट और टेम्पररी का मतलब क्या है? परमानेंट का मतलब यह है कि अगर आपका स्पीशीज किसी रिएजेंट के साथ हो या फिर ना हो, दोनों केसेस में ये इफेक्ट होगा। लेकिन टेम्पररी का मतलब क्या है? अगर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा और वो सॉल्यूशन के अंदर रिएजेंट प्रेजेंट है, यानी जो अटैकिंग स्पीशीज प्रेजेंट है, तब आपका ये इफेक्ट शो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी कि परमानेंट इफेक्ट मॉलिक्यूल में हमेशा रहेगा और टेम्पररी इफेक्ट तभी आएगा जब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है। अब परमानेंट इफेक्ट हमारे तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहला जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इसे हम आई इफेक्ट से भी लिखते हैं। दूसरा हमारे पास रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, इसे हम लिखते हैं आर या फिर एम से। थर्ड है हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, इसे हम लिखते हैं एच इफेक्ट। और जो हमारे पास अकेला टेम्पररी इफेक्ट है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसे हम ई इफेक्ट से भी दिखाते हैं। अभी जो परमानेंट इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो हम लोग परमानेंट इफेक्ट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे टेम्पररी इफेक्ट्स को। ठीक है। चलिए, आप स्टार्ट करते हैं हम लोग
इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट है क्या? ठीक है, इसे हम ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट या फिर ट्रांसमिशन इफेक्ट। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें एक दो चीज़ें बहुत ध्यान से समझ लेनी है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होंगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन एनी कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मतलब क्या है कि किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर अगर कोई एक एटम दूसरे एटम से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ए इज बॉन्डेड टू बी। ठीक है, अब यहाँ जो ये सिग्मा बॉन्ड है वहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो मैं क्या बोल सकता कि ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, यानी जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ए और बी के बीच में, वो ए की तरफ शिफ्ट होंगे। अब ये शिफ्ट हो रहे हैं, यानी ये क्या हो रहा है? ये पार्शियल शिफ्टिंग है। कैसा शिफ्टिंग है? दिस इज पार्शियल शिफ्टिंग। अब पार्शियल शिफ्टिंग है तो भाई चार्ज सेपरेशन होगा अब यहाँ पर। अब दोनों में इक्वल चार्ज तो होगा नहीं, एक ज़्यादा खींचेगा और एक कम खींचेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, और बी के ऊपर क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब जैसे यहाँ चार्ज सेपरेशन हुआ तो भाई हमने डाइपोल भी बढ़ाया है, तो डाइपोल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा? एक डाइपोल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, तब मैं इसका उल्टा बनाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आया तो उसके वजह से क्या हुआ? चार्ज का सेपरेशन हुआ। इसका मतलब मॉलिक्यूल के अंदर इंडक्शन हुआ चार्ज का। ठीक है, अब आगे एक और चीज़ हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई आइटम लिया एक्स। ठीक है, आपने कोई आइटम लिया एक्स, अगर आपने उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, आपने क्या बना दिया? एक्स प्लस। ठीक, तो अब मैं अगर बात करूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स की और एक्स प्लस की, तो किसकी ज़्यादा होगी? अब एक्स प्लस की ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, तो एक्स प्लस का जो साइज है वो घट गया। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ? बढ़ गया। यहाँ क्या हुआ? साइज घट गया, और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हुआ? बढ़ गया। उसके वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है, तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। इसको समझते हैं हम एक कार्बन चेन से। मान लीजिए हमने ये मॉलिक्यूल ले लिया। ठीक है, अब देखो अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एक्स की है वो ज्यादा है सी से, लेट्स सपोज कि ऐसा है, तो क्या होगा कि एक्स और सी के बीच में क्या होगा? यहाँ पर चार्ज सेपरेशन होगा। वो किस तरीके से? अब एक्स क्या करेगा? सी से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। उसके वजह से क्या आएगा? एक्स पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और सी पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ ध्यान से, जैसे ही कार्बन पे क्या आया? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो हमने ऊपर क्या पढ़ा कि जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमने बात करी कि अगर ई एन वैल्यू एक्स की ज़्यादा है सी से, तो यहाँ पर चार्ज सेपरेशन हुआ। अब इस कार्बन की क्या हो गई? ई एन वैल्यू बढ़ गई, यानी क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी इस कार्बन की? बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ क्या हुआ? जो चार्ज है वो आ गया। ठीक है, अब पहले इनिशियली क्या था? कार्बन पे 0 चार्ज था। अब जैसे ये चार्ज आया तो क्या होगी? उसकी ईएन वैल्यू स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगी रिलेटिव टू द नेक्स्ट कार्बन। दैट इज, अगर मैं इसे C1 बोलता हूं तो C2 के रिलेटिव में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? थोड़ी बढ़ जाएगी। अब देखो क्या होगा, जैसे ही C1 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो वो क्या करेगा? C2 और C1 के बीच के इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे इसने अट्रैक्ट किया तो C2 पे भी क्या आएगा? एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जो कि डिफरेंट है पार्शियल पॉजिटिव से। ठीक है, अब मैं बात करूं C2 की बात करूं, C2 पे भी क्या हो गया? अब चार्ज सेपरेशन हुआ।
चार्ज का फॉर्मेशन हुआ। तो जैसे ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया यानी मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, बढ़ा, यानी C2 की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। उसकी वजह से क्या आएगा, C3 के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली ये चार्ज का जो इंडक्शन है पूरे मॉलिक्यूल में चलता जाएगा। क्लियर है। अब देखो, अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड की, अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड की, तो मैं बोलूंगा कि भाई पार्शियल प्लस इज ग्रेटर देन पार्शियल पार्शियल प्लस एंड पार्शियल 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 प्लस। अब ऐसा क्यों हुआ, अब ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज देखो, सबसे पहले जो x और c इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था, उसके वजह से क्या हुआ, पार्शियल पॉजिटिव जनरेट हुआ। लेकिन उसके बाद तो कार्बन चेन में हो रहा है इंडक्शन ऑफ चार्ज, तो कार्बन कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उतना ज़्यादा नहीं होगा एज कंपेयर टू कोई दूसरा एटम। ठीक है, यानी यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं इनडायरेक्टली कि जो x की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा C2 C3 एंड C4 एंड सो ऑन। क्लियर है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम एक्सपेरिमेंटली ये जानते हैं, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि ये जो इंडक्शन हो रहा है चार्ज का, यानी पॉजिटिव चार्ज को जो इंडक्शन है इस कार्बन चेन के अंदर, वो एट मैक्स थर्ड कार्बन तक ही ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद हम इसके बारे में बात नहीं करते, नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। क्लियर है। ठीक, अब देखो हम यहाँ डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं। अब इसका डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे, इंडक्टिव, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, हमने जो अभी सीखा। अब देखो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो परमानेंट, हमने परमानेंट वर्ड क्यों यूज किया यहाँ पे, बिकॉज जब तक यहाँ एक्स कनेक्टेड है तब तक ये इफेक्ट रहेगा, इसलिए हमने यहाँ क्या बोला, परमानेंट। एंड पार्शियल, परमानेंट एंड पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ sigma electrons is called inductive effect। क्लियर है। अब इस इंडक्टिव इफेक्ट से हो क्या रहा है, देयर इज एन इंडक्शन ऑफ चार्ज या फिर इंडक्शन ऑफ चार्ज सेपरेशन हो रहा है मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल, अब समझते हैं इसको। मान लो कि हमने कोई ऐसा मॉलिक्यूल ले लिया, हमने उस एक्स को क्या ले लिया, एक क्लोरीन। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्लोरीन की क्या है, ज़्यादा है कार्बन से। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पार्शियल नेगेटिव का फॉर्मेशन होगा। अब देखो मान लो कि कोई नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, कोई नेगेटिव चार्ज स्पीशीज सराउंडिंग में मूव कर रही है। ठीक, तो अब ये क्या करेगी, ये आकर इस कार्बन पे जहाँ क्या है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो उस पर अटैक कर सकती है। क्योंकि ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है दिस वन, तो इसको किसके लिए एफिनिटी है, इसको पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज के लिए एफिनिटी है, क्योंकि ये खुद कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। तो आप समझ में आया कि किसी भी रिएक्शन को होने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से ही उसे समझा सकते हैं। क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फीचर्स की, फीचर्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब हम सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें, सबसे पहला पॉइंट है कि भाई डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ये गवर्न करते हैं, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, यानी कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो वहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट की हम बात करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी नॉर्मल अल्केन के बारे में बात करूँ, अल्केन जैसे मान लीजिए आपने लिया CH3, हमने इथेन ले लिया। इथेन में ये क्या है, दोनों कार्बन एटम्स है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पर नो इंडक्टिव इफेक्ट, हम क्या बोलेंगे, नो इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर है। तो जहां डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी हम वहीं पे बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट का, अदरवाइज नहीं करेंगे। जैसे हम बात कर सकते हैं अल्काइल हैलाइड के अंदर, हम बात कर सकते हैं अल्कोहल्स के अंदर, हम बात कर सकते हैं ईथर्स के अंदर। क्लियर है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला फीचर क्या होगा कि ये कैसा है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। कैसा है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। अब इसका क्या मतलब है, हमने अभी बात की कि 3 कार्बन के बाद इसका इफेक्ट कैसा है, नेग्लिजिबल। इसका मतलब क्या है कि पहले कार्बन पे इफेक्ट सबसे ज़्यादा, सेकंड पे थोड़ा और कम और थर्ड पे सबसे कम। यानी ये कैसा है, डिस्टेंस डिपेंडेंट, मतलब डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा,
घट जाएगा, यानी डिस्टेंस अगर बढ़ता है तो जो इफेक्ट है वो घट जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट बात करें हम थर्ड, इट इज ऑपरेटेड ओनली बाय सिग्मा बॉन्ड्स, ऑपरेटेड ओनली वाया सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, हम यहाँ पे पाई बॉन्ड्स की बात नहीं करते हैं, यानी पाई बॉन्ड्स डू नॉट इंटरफेयर। ठीक है, हमेशा हम किस पे बात करेंगे? सिग्मा बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में ही हम बात करेंगे। अगर वहाँ पाई बॉन्ड है तब भी हम किसके बारे में बात करेंगे? सिग्मा बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखें। अगले पॉइंट में हम ये बोल सकते हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिट, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स नेवर लीव देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब क्या मतलब इसका? इसका सिंपल सा ये मीनिंग है कि भैया परमानेंट इफेक्ट तो है बट ये पार्शियल इफेक्ट है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से एक से दूसरे एटम पे चला जाए तो वहां पर वो अपना एटॉमिक ऑर्बिटल चेंज करेगा, बट यहाँ क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ उन दोनों, अब इलेक्ट्रॉन है दो एटम्स के बीच में ही बट एक की तरफ शिफ्ट हो गया ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर वो एटॉमिक ऑर्बिटल अपना लीव नहीं करता। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, अब ये इन जनरल दो ही तरीके के होते हैं। सबसे पहला टाइप क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट, और दूसरा माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, अब प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेशन, और माइनस आई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉल। ठीक है, अब देखो प्लस आई इफेक्ट कौन से मॉलिक्यूल शो करेंगे? वैसे मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे? डोनेट करे। ठीक है, तो यहां हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। ठीक है, और हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के लिए क्या बोल सकते हैं? यहां बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। अब हम बात करते हैं प्लस आई ग्रुप्स की। तो कौन कौन से ग्रुप्स हमारे प्लस आई होते हैं उसकी बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अल्काइल ग्रुप्स की। अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है, अब देखो इन जनरल क्या होते हैं? ये प्लस आई ग्रुप्स होते हैं। इन जनरल ऑल अल्काइल ग्रुप्स आर प्लस आई ग्रुप्स। ठीक है, अब देखो होता क्या है इसमें। जैसे मान लो आपने लिया CH3 यानी मिथाइल, आपने ले लिया CH3 CH2, आपने ले लिया CH3 CH2 एंड CH3। ठीक, अगर मैं टॉप टू बॉटम आऊँ, तो मैं यहाँ क्या बोलूँगा कि भाई साइज क्या हो रहा है इसका? इंक्रीज कर रहा, यानी जो कार्बन चेन का साइज क्या हो रहा है? वो इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे मैं प्लस आई इफेक्ट भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, यानी नंबर ऑफ कार्बन आइटम अगर बढ़ते जा रहे हैं तो फिर इंडक्टिव इफेक्ट का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? प्लस आई का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर हम बात करें अब कि कार्बन आइटम हम सेम रखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं CH3 CH2 CH2 एंड CH2, मैं डिग्री बदल दूं इसकी, CH3 CH2 CH3, और एक और ले लें CH3 CH3 CH3। अगर इन तीनों की बात करें तो टॉप टू बॉटम हमारा क्या हो रहा है? डिग्री इंक्रीज कर रहा, डिग्री क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। अब डिग्री इंक्रीज करेगी तो भी क्या होगा? प्लस आई का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि पहले केस में क्या हो रहा है कि ये इफेक्ट इस तरह से मूव कर रहा, मतलब एक्सट्रीम एंड से हमारा यहाँ तक मूव कर रहा, बट जो लास्ट वाला है उसमें क्या हो रहा है? बिल्कुल डिस्टेंस
क्लोज है, तो हमने जैसा बोला कि डिस्टेंस बढ़ते ही जो मैग्नीट्यूड है वो घट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, डिस्टेंस क्लोज है, ये थर्ड वाला है, ये जो 3 डिग्री है उसमें डिस्टेंस क्या है, बहुत क्लोज, तो हमारा जो इफेक्ट होगा वो भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या है वो देखो। जैसे मान लो कि तुमने बोला CH3 CH2 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 और यहाँ कोई मेटल लगा है, यहाँ कोई मेटल लग गया। मेटल कैसे होते हैं, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे आर हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है। अब इस केस में हम क्या बोलेंगे, अब कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल अगर जुड़ा है किसी कार्बन आइटम के साथ तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, डोनेट करेगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। इसका मतलब क्या है, मेटल के ऊपर क्या आना है, पार्शियल पॉजिटिव, और कार्बन पर क्या आना है, पार्शियल नेगेटिव, ठीक। अब जैसे ही इस कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज किया तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, घट गई। हमने पहले पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, घट जाती है। अब क्या होगा, अब ये दूसरे वाले कार्बन को डोनेट करेगा, फिर यहाँ भी क्या आएगा, पार्शियल पार्शियल नेगेटिव, वैसे ही ये चार्ज का सेपरेशन चलता जाएगा मॉलिक्यूल के अंदर, क्लियर है। जैसे हमने बोला था वहाँ पर कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होगा, वैसे ही यहाँ पर भी होगा, क्लियर है। ये हो गया कि कोई भी मेटल, जैसे मान लो यहाँ मेटल हो सकता है हमारा, ये जो मेटल है वो हम बोल सकते हैं, अगर मैग्नीशियम हुआ, लिथियम, सोडियम, इन जनरल कोई भी मेटल अगर जुड़ा हो तो हम क्या बोलेंगे, इस तरह से ही चार्ज का इंडक्शन होगा कार्बन चेन के अंदर, क्लियर है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम परसेंटेज एस कैरेक्टर की, परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो यहाँ, अगर मैं बात करूं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और बात करूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, और बात करूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक। अब यहाँ पर ये जो कार्बन आइटम है वो कैसा है, sp हाइब्रिडाइज्ड, ये कैसा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये कैसा है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो अगर मैं बात करूं परसेंटेज एस कैरेक्टर की, परसेंटेज एस कैरेक्टर, तो यहाँ क्या होगा 50%, क्योंकि एक एस और एक पी मिलकर क्या बन रहा है, sp हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ क्या बोलूँगा मैं 33.33%, और यहाँ क्या बोलूँगा मैं 25%, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम ये जानते हैं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा इंक्रीज करता है उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि sp की ज़्यादा होगी sp2 से, और ज़्यादा होगी sp3 से, किसकी वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू। अब इसको समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई बेंजीन रिंग ले लिया, ठीक, आपने इसको जोड़ दिया CH2 CH3, ठीक। आपने सेम बेंजीन रिंग के साथ जोड़ दिया CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। आपने सेम बेंजीन रिंग के साथ जोड़ दिया C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर इन तीनों में पूछा जाए, अब इन तीनों में देखा जाए तो हम क्या बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर ये किस तरीके का ग्रुप है, ये प्लस आई ग्रुप है, ये हमारा प्लस आई ग्रुप। क्यों, क्योंकि यहाँ कैसा है कार्बन, दिस इज sp2, ठीक है, और हमारा ये जो साइड चेन है उसमें कैसे है sp3, तो हमारा ये ग्रुप कैसा होगा, प्लस आई ग्रुप। दूसरे एग्जाम्पल में देखें तो अंदर ये कैसा है, दिस इज sp2, और बाहर भी कैसे है sp2। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि अंदर क्या है, एक कंटिन्यूअस चेन है sp2 का, यानी 6 के 6 कार्बन आइटम कैसे हैं sp2। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि हमारा ये जो बाहर का चेन है उसे ही प्लस आई ग्रुप मानेंगे, ठीक है। अब अगर मैं तीसरा एग्जाम्पल देखूं तो ये कैसा कार्बन है sp2, और ये कैसा है sp। तो ऐसे एग्जाम्पल में क्या करेंगे हम, ये जो हमारा रिंग सिस्टम है, यानी जो बेंजीन रिंग है वो कैसा हो जाएगा हमारा, हो जाएगा प्लस आई ग्रुप, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इफ अ ग्रुप
has negative charge, right? If a group has negative charge, then it always acts as plus I group. We do not consider इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने ले लिया एक कार्बन चेन, उसे जोड़ दिया आपने कोई भी ग्रुप X जिसके ऊपर कैसा है नेगेटिव चार्ज. तो X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा हो या कम हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम हमेशा क्या बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा. यानी कैसा होगा ये, ऑलवेज प्लस आई. अब ऐसा क्यों हो रहा है? वैसे इसलिए हो रहा है कि मान लीजिए कोई भी एटम है, उसके ऊपर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, हमेशा उसको रिलीज करने की. ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डोमिनेट करता है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के ऊपर. तो हम देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपने लिया CH2 माइनस, आपने लिया NH माइनस, आपने लिया O माइनस. ठीक है, अब ये तीनों ही कैसे होंगे प्लस आई. लेकिन अगर इनमें पूछा जाए ऑर्डर क्या होगा, तो हम बोलेंगे CH2 का ज़्यादा, देन NH का, देन O माइनस का. ठीक है, अब तीनों के ऊपर कैसा है नेगेटिव चार्ज, तीनों ही कैसे होंगे प्लस आई, बट इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें तो डिफरेंस है. कार्बन की सबसे कम है और नाइट्रोजन की उसके बाद और ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा. ठीक है, तो ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब वो प्लस आई की टेंडेंसी उसकी उतनी नहीं होगी जितनी N और C की होगी. मतलब रिलेटिवली हम बात कर रहे हैं कि कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कैसे कंपेयर करेंगे. ठीक है, अब हम बात करते हैं माइनस आई ग्रुप्स की. ठीक है, आप यहाँ देखो, मान लो कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल है CH2Cl. ठीक है, मान लो हमने यहाँ पर Cl बढ़ा दिए कार्बन पे. ठीक, हमने एक और Cl लगा दिया. अब टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो माइनस आई का इफेक्ट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा. क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स क्या हुआ, बढ़ गए. मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या हो गए हैं, बढ़ गए. यहाँ पे क्या होगा, पहले में क्या होगा, सिर्फ एक Cl खींच रहा होगा, दूसरे में दोनों Cl खींचेंगे और तीसरे में तीनों Cl खींचेंगे. ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ज़्यादा माइनस आई ग्रुप. ठीक है, अब देखो, मान लो कि हम ऐसे लिखें CH3 CH2 CHCl. ठीक है, एक एग्जांपल है CH3 CH CH2 Cl. ठीक है, एक और एग्जांपल ले लें CH2 Cl CH2 एंड CH2. अब इन तीनों में कंपेयर करें हम माइनस आई इफेक्ट, तो हम क्या बोलेंगे, माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, नीचे की तरफ डिक्रीज करेगा. क्यों? अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्लोरीन बहुत पास है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा. यहाँ पर थोड़ा दूर हो गया, हम यहाँ से बात करें, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है. ठीक है, तो जैसे ही डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा तो उसका माइनस आई इफेक्ट क्या हो रहा, डिक्रीज करेगा. क्योंकि हमारा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ जाएगा उतना ही उसका इफेक्ट घट जाएगा. क्लियर है? चलो अब आगे बात करते हैं. अब किसी भी अगर ग्रुप पे इफ पॉजिटिव चार्ज is present on any atom, तब क्या होगा. अब देखो, जैसे मान लो कि ऑक्सीजन है. ठीक है, अब ऑक्सीजन क्या है, बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. अब ऑक्सीजन पे ऊपर प्लस चार्ज आ गया, और अगर हम उसे कंपेयर करें ऑक्सीजन से, तो इन दोनों में अगर बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो मैं क्या बोलूँगा, O प्लस का ज़्यादा होगा. तो हमने पहले ही बोला कि जैसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी. हम नाइट्रोजन की भी बात करें,
अगर प्लस चार्ज रख दें, उसे कंपेयर करें नाइट्रोजन से, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, इस तरीके से वेरी करेगी। ठीक है, लेकिन अगर इन चारों की बात करें, हम इन चारों की बात करें, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ O प्लस की सबसे ज़्यादा, देन N प्लस, क्योंकि जितने भी एटम होंगे जिन पे प्लस चार्ज होगा वो सबसे पहले आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर में। उसके बाद हम बात करेंगे O की, देन N की। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखने वाली है कि सभी कैसे होने चाहिए, sp3 sp3। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई sp3 हो और कोई sp2 हो। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए जैसे दिया है CH3 CH2 NH2, CH3 CH डबल बॉन्ड NH, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर पूछेगा टॉप टू बॉटम आने पे माइनस आई इफेक्ट पे क्या असर पड़ रहा, तो हम बोलेंगे कि यहाँ हमारा माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज करेगा। अब ऐसा क्यों होगा, यहाँ जो नाइट्रोजन है वो कैसा है, sp3, यहाँ कैसा है sp2, और यहाँ कैसा है sp। अब हाइब्रिड हमने पढ़ा था कि जैसे ही परसेंटेज एस करेक्टर आपका बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, और जैसे ई एन वैल्यू बढ़ जाएगी वैसे ही आपका माइनस आई की टेंडेंसी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, टॉप टू बॉटम आने पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का नेचर है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ कि जैसे मान लीजिए हमने बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज लेस देन नाइट्रोजन। ठीक है, ट्रू है, बट अगर हम इसकी बात करें कि sp3 ऑफ कार्बन, हम बोल सकते हैं कि sp3 ऑफ नाइट्रोजन से कम। ठीक है, सिमिलरली हम बोल सकते हैं sp2 ऑफ कार्बन इज लेस देन sp2 ऑफ नाइट्रोजन। सिमिलरली sp ऑफ कार्बन इज लेस देन sp ऑफ नाइट्रोजन। और भी ऐसे 6 और पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे कि sp3 की बात करें हम sp2 नाइट्रोजन से, sp3 कार्बन की बात करें sp नाइट्रोजन से, sp2 कार्बन के sp3 नाइट्रोजन से, एंड सो ऑन। लेकिन इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, sp कार्बन की जो EN वैल्यू होती है वो sp3 नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। दिस यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि कार्बन बिल्कुल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा और नाइट्रोजन अपने बेसिक फॉर्म यानी sp3 में ही रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लस आई सीरीज की। अब प्लस आई सीरीज क्या है, ये एक स्टैंडर्ड सीरीज है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप इसे याद कर सकते हैं या फिर ये बेसिक अंडरस्टूड है। जैसे मान लीजिए हम उसको देखते हैं, तो सबसे पहले कौन सा स्पीशीज है जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है। ठीक है, उसमें भी हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से रख दिया। फिर हमारा क्या है 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ठीक है, हमने पढ़ा कि 3 डिग्री होगा तो डिस्टेंस क्लोज होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा डोनेट कर पाएगा। अब देखते हैं हम आइसोटोप का क्या असर पड़ रहा है यहाँ पे, CT3 CD3 और CH3 में क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ ये क्यों हो रहा, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी की वजह से। यहाँ क्या हो रहा है, बॉन्ड एनर्जी की वजह से। ठीक है, अब देखो हम बात करें CT बॉन्ड की तो वो ज़्यादा होती है CD बॉन्ड से, वो ज़्यादा होती है CH बॉन्ड से। ठीक, अब देखो ये क्यों होता, जैसे मान लो कि कार्बन का ये p ऑर्बिटल है। ठीक है, ये भी क्या है कार्बन के p ऑर्बिटल, ये भी क्या है कार्बन के p ऑर्बिटल। ठीक, अब मान लो कि ट्रीटियम की बात करें हम, ट्रीटियम क्या होगा, थोड़ा हैवी होगा, ड्यूटेरियम थोड़ा लाइट, और हाइड्रोजन और लाइट। हमने इस साइज के हिसाब से बताया कि ये क्या है, हैवी। ठीक, ये क्या है, लाइट। अब देखो यहाँ जो ओवरलैपिंग होनी है इसके बीच में, यहाँ भी ओवरलैपिंग होगी, यहाँ भी ओवरलैपिंग होगी, तो कहाँ सबसे अच्छी ओवरलैपिंग होगी। अब इसको मान के चलो एक पेंडुलम की तरह, पेंडुलम जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा पेंडुलम में उतना ही कम ऑसिलेशन होगा, यानी हम वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं। जितना लाइट होगा उतना ही ज़्यादा अपने मेन पोजीशन से ये डिविएट करेगा, यानी उतना ही ज़्यादा वाइब्रेशंस एक्सपीरियंस करेगा। तो यही हो रहा है यहाँ पर कि ट्रीटियम बीइंग द हेवीएस्ट एक्सपीरियंसेस लीस्ट ऑसिलेशन एंड हाइड्रोजन बीइंग द लाइटेस्ट एक्सपीरियंसेस मोर ऑसिलेशन। उसके वजह से जो एक्सटेंट होता है ओवरलैपिंग का
उसमें वेरिएशन आता, यानी Ct के अंदर अच्छा वेरिएशन होगा और Ch के अंदर कम वेरिएशन, सॉरी Ct के अंदर क्या हो जाएगा आपका कम वाइब्रेशन, सो मोर ओवरलैपिंग, और Ch के अंदर आपका हो जाएगा हाई ऑसिलेशन एंड लेस ओवरलैपिंग। इसके वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि जो बॉन्ड एनर्जी है वो Ct ज़्यादा आ जाएगी Cd से देन Ch से। अब जितना बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो डोनेट कर पाएगा। ठीक है, अब बात करें हम माइनस आई सीरीज की। तो माइनस आई सीरीज में भी आप इसे याद कर सकते हैं, या फिर हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखेंगे कि कैसे आए और क्यों आए। तो जैसे मान लीजिए यहाँ हम बात करें इन हैलोजेंस की, ये तो क्लियर है कि हमारा हैलोजेंस है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से हमने इसको रख दिया। फिर हम यहाँ बात कर सकते हैं इससे कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से आ गया, यानी परसेंटेज एस कैरेक्टर के हिसाब से आ गया। हम इसको देखते हैं NR3 और NH3 के बीच में। ठीक, समझते हैं उसको। अब देखते हैं हम NR3 प्लस की जो माइनस आई वैल्यू है वो ज़्यादा क्यों है NH3 प्लस से। अब देखो यहाँ ऐसा क्यों हो रहा। अगर हम एक और चीज़ पहले देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो sp की क्या होती है ज़्यादा देन sp2 की देन sp3 की। हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो यहाँ क्या होता है, यहाँ भी क्या होता है sp की ज़्यादा देन sp2 की देन sp3 की। यहाँ कितनी होती है बॉन्ड एंगल 180 डिग्रीज, यहाँ क्या होती है 120 डिग्रीज, और यहाँ क्या होती है 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, अब यहाँ क्या दिख रहा है हमें कि जैसे ही बॉन्ड एंगल की वैल्यू बढ़ रही है वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ रही है, यानी हमारा जो बॉन्ड एंगल है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो यहाँ हमने बोला N R R R प्लस चार्ज। ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं इसको हम H H H प्लस चार्ज। अब अगर हम यहाँ बात करें इस एंगल की θ1 और इस एंगल की θ2, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो R ग्रुप है, ये R ग्रुप है, यहाँ क्या होगा इनके बीच में रिपल्शन, यहाँ क्या होगा रिपल्शन। इस रिपल्शन की वजह से θ1 की वैल्यू क्या होगी θ2 से ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ क्या हुआ, बॉन्ड एंगल क्या हुआ इंक्रीज कर गया, तो उसके वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी इंक्रीज कर जाएगी। अब ऐसा हम इसलिए बोल सकते हैं बिकॉज नाइट्रोजन की जो साइज है वो काफ़ी छोटा है, तो यहाँ पर R के बीच में ज़्यादा रिपल्शन होगा, इससे क्या होगा बॉन्ड एंगल इंक्रीज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी भी बढ़ जाएगी। उसके वजह से क्या होगा माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा कौन NR3 प्लस। अब देखते हैं एक और एग्जांपल। जैसे मान लीजिए इसमें बात करें हम PR3 प्लस और PH3 प्लस, तो इनमें क्या वही ऑर्डर फॉलो होगा जैसे NR3 प्लस और NH3 प्लस में हुआ? नहीं, इसमें क्या होगा PH3 प्लस की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो ज़्यादा होगी, मतलब माइनस आई इफेक्ट की बात करें तो वो किसकी ज़्यादा होगी PH3 प्लस की। अब ऐसे क्यों हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ देखें तो डिफरेंस क्या है PR3 प्लस और NR3 प्लस में। अब फॉस्फोरस का क्या है साइज बड़ा है, ये क्या है लार्जर साइज। ठीक है, अब लार्ज साइज होने की वजह से क्या होगा ये जो R ग्रुप्स हैं इनके बीच में जो भी रिपल्शन होना था वो रिपल्शन कैसा होगा मिनिमम। यहाँ रिपल्शन कैसा होगा मिनिमम, या फिर इसे नेग्लिजिबल भी बोल सकते हैं, negligible as compared to the repulsion which is between N मतलब NR3 प्लस के अंदर जो रिपल्शन होगा उसके कंपैरिजन में PR3 प्लस के अंदर रिपल्शन बहुत कम होगा, और रिपल्शन कम होगा तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि वो जो इफेक्ट वहाँ स्टेरिक फैक्टर की वजह से आ रहा था वो इफेक्ट PR3 प्लस में नहीं आ पाएगा। अब PR3 प्लस और PS3 प्लस में ऐसा क्या हो गया कि रिवर्स हो गया ऑर्डर, तो उसके लिए ये भी बोल सकते हैं हम कि यहाँ जो R का प्लस आई इफेक्ट होगा वो क्या करेगा फॉस्फोरस के ऊपर जो प्लस चार्ज होगा उसे घटा देगा, और घटा देगा तो उसकी वजह से क्या होगा उसका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज
कम हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं कि उस पूरे ग्रुप में दैट इज NR3+ की तो ज़्यादा होगी, बट PR3+ और PS3 में कंपेयर करें तो पूरे के पूरे पूरे ग्रुप में ये चीज़ फॉलो होगा, क्योंकि यहाँ पर साइज फैक्टर आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, साइज फैक्टर, मतलब लार्ज साइज की वजह से हम क्या बोलेंगे कि अल्काइल ग्रुप के बीच में रिपल्शन मिनिमम होगा, और अल्काइल ग्रुप का जो प्लस आई इफेक्ट है उसके वजह से एटम के ऊपर प्लस चार्ज का अमाउंट घट जाएगा, और उसी वजह से क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट घट जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और पॉइंट्स देखते हैं हम। जैसे पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, CH बॉन्ड इज अज्यूम टू बी नॉन पोलर। मतलब क्या, इवन दो दे हैव डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्टिल फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस CH बॉन्ड को क्या मान गया है, नॉन पोलर मान लिया गया है। अब एक और चीज़, जो EN वैल्यू होती है मॉलिक्यूल्स की, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से भी ज़्यादा हो सकती है। जैसे आपने देखा था -I के सीरीज़ के अंदर कि CHO कि -I क्या होता है, ज़्यादा होता है फ्लोरीन से। तो ये पॉसिबल है कि मॉलिक्यूल्स की जो EN वैल्यू हो वो ज़्यादा हो जाए, किससे, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। अब इंडक्टिव इफेक्ट एडिटिव भी होता है, वो कैसे, देखिए यहाँ हम वेक्टर सम कर सकते हैं, वेक्टर सम कर सकते हैं। जैसे पहला एग्जांपल देखें तो यहाँ पे ये कार्बन कैसा है, दिस इज sp2, और ये कार्बन कैसा है, sp3। ठीक है, तो अब देखो, अब इस कार्बन, दोनों कार्बन में कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जाएंगे, इसका मतलब डायपोल कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके का। सिमिलरली यहाँ भी कैसा होगा डायपोल, कुछ इस तरीके का। अब इन दो वेक्टर्स को अगर हम सम करें तो कैसा आएगा रिजल्टेंट, नीचे की तरफ। यानी यहाँ क्या बोल सकते हैं हम, जो डायपोल मोमेंट होगा वो जीरो नहीं हो सकता, नॉन जीरो। बट अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ क्या होंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू की वैल्यू जीरो। यानी ये कैसा है, इधर पोलर, उधर कैसा होगा, नॉन पोलर। क्लियर है, ठीक है। अब एक और टॉपिक है, इससे बहुत अच्छे सवाल आ सकते हैं, समझते हैं इसको। जैसे यहाँ क्या लिखा है कि स्मॉलर अनसब्स्टिट्यूटेड रिंग्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसे क्या मतलब है कि छोटे रिंग्स कैसे होंगे, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे एज कम्पेयर टू लार्जर रिंग्स। अब देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पे ये छोटा रिंग दिया हुआ है, तो ये क्या है, 3 मेंबर्ड रिंग, तो ये कैसा होगा, -I, और ये कैसा हो जाएगा, +I। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में बात करें तो ये है 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग कैसा हो जाएगा, +I, ये कैसा हो जाएगा, -I। अब देखते हैं, समझते हैं कि कैसे हुआ ये। देखो, जैसे मान लो कि हमने एक 3 मेंबर रिंग ले लिया, तो यहाँ जो अंदर बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 60 डिग्रीज। ठीक, और यहाँ 4 मेंबर रिंग में कितना होगा, 90 डिग्रीज। अब ये बाहर वाला एंगल को मैंने θ1 बोल दिया, इसे θ2 बोल दिया। ठीक है, अब हमें पता है कि ये कार्बन कैसा था, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी कैसा था, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अब हुआ क्या, ये होना कितना चाहिए था, 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। ये भी कितना, 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। बट यहाँ क्या हो गया, एंगल स्ट्रेन डेवलप हो गया। अब उस एंगल स्ट्रेन से क्या होगा, θ1 और θ2 में क्या असर पड़ेगा। अब देखो होगा क्या, ये अगर sp3 है, ठीक है, और इसके कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड, 1 2 3 और 4, तो चारों बॉन्ड को मिलाकर क्या है, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक, तो अगर कहीं पर s कैरेक्टर घटा है तो बाकी बॉन्ड्स में क्या होता है, s कैरेक्टर बढ़ता है। नेट s कैरेक्टर चेंज नहीं होता, वो जितना अगर 20% है तो 20% होगा, 50% है तो 50% ही होगा। ठीक है, अगर हम बात करें CH बॉन्ड्स की, जैसे हम यहाँ पे θ1 और अगर θ2 कंपेयर करना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, θ1 विल बी ग्रेटर देन θ2। अब ऐसा क्यों, तो देखो यहाँ पर क्या एंगल स्ट्रेन ज़्यादा डेवलप हुआ, यहाँ 60 पे आ गया, आपने 109 से क्या कर दिया, 60 पे ला दिया उसको, लेकिन यहाँ एंगल स्ट्रेन उतना नहीं डेवलप हुआ। रिलेटिव बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ ज़्यादा डेवलप हुआ, तो θ1 क्या होगा, ज़्यादा एक्सपैंड करेगा, और θ2 क्या होगा, उतना ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाएगा। ठीक, अब देखो अगर मैं CH बॉन्ड की बात करूँ, CH बॉन्ड की, यानी इस बॉन्ड की बात हो रही है यहाँ पे, इधर और इधर। CH बॉन्ड की बात करूँ तो जो परसेंटेज S कैरेक्टर होगा,
परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है, वो 1 में ज़्यादा होगा या फिर 2 में ज़्यादा होगा, ठीक है। देखो एंगल ज़्यादा आया किसके अंदर, 1 के अंदर, या थीटा 1 ज़्यादा है थीटा 2 से, तो एस कैरेक्टर भी 1 के अंदर ज़्यादा आएगा 2 से, क्योंकि हमें पता है बॉन्ड एंगल क्या होता है, हमारा परसेंटेज एस कैरेक्टर के प्रोपोर्शनल होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, 1 की ज़्यादा होगी 2 से, ठीक है। अब हम ये भी तो बोल सकते हैं कि अंदर वाला बॉन्ड हमने कंसिडर क्यों नहीं किया, हमने बाहर वाला ही एंगल क्यों कंसिडर किया, हमने थीटा 1 थीटा 2 क्यों देखा, हम 60 और 90 क्यों नहीं देखते, ठीक है। अब उसको समझते हैं। देखो मान लो कैसा ऐसा दे दिया CH3 CH2 CH, इस तरीके के बॉन्ड बना, ठीक है, CH2। अब देखो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो, अगर आपको कंपेयर करना पड़े यहाँ पर, तो ये बॉन्ड इस एंगल से बन रहा, मतलब ये जो H था पहले क्या था यहाँ पर, पहले ये जो H था हमने इस H को हटा दिया और यहाँ हमने कोई और ग्रुप X लगा दिया, तो हम इस एंगल को कंसिडर कर रहे हैं, इसीलिए हम थीटा 1 को देख रहे हैं, ठीक है। तो थीटा 1 क्या हुआ, बढ़ गया है, तो उसके वजह से क्या हुआ, परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज कर गया, उसके वजह से क्या हो गया, EN वैल्यू भी इंक्रीज कर गई, उसके वजह से क्या हो गया, माइनस आई इफेक्ट भी ज़्यादा शो करेगा। कौन सा इफेक्ट, कौन सा ग्रुप, छोटा ग्रुप, ठीक है ना। ओके, अगली वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की, ठीक है। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू so much for watching. See you in the next one.